बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी करते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन इज़ अ लीडिंग कॉज। ठीक है, अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन को की अंडरलाइंग कॉज को देखा जाए, हमने डेफिनेशंस की थी कि क्रोनिक हाइपरटेंशन हम प्रेगनेंसी में कब कहेंगे और प्रीक्लैम्सिया गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम कब कहेंगे। कट ऑफ हमने यूज़ किया था 20 वीक्स का। बिफोर 20 वीक्स इट इज़ गेस्टेशनल क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड आफ्टर 20 वीक्स इट इज़ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो अब हम बात करें कि कॉज क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन की अंडरलाइंग कॉज क्या है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ना इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक हाइपरटेंशन, दैट इज़ अराउंड 90%, बट दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। आपको अदर कॉजेज़ को एक्सक्लूड करना है, फिर आप ये कह सकते हैं। तो वही बात है कि दिस बिफोर मेकिंग दिस डायग्नोसिस यू हैव टू एक्सक्लूड अदर कॉजेज़। अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड, उनमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होंगी जो आप करेंगे। दीज इंक्लूड लाइक serum creatinine, electrolytes, urine analysis, blood protein, glucose, protein quantification, renal ultrasound, and autoantibody screen and cardiac investigation, including electrocardiography and echocardiography should be considered where there is clinical suspicion, history examination, and investigation results of a secondary cause. Okay, this is about for the secondary causes. Renal causes account for over 80% of the causes of secondary hypertension. अच्छा, सबसे ज़्यादा हमने कहा कि secondary hypertension chronic hypertension की जो cause है that is essential, या essential या secondary। secondary कौन सी, जिसमें underlying आपको causes कोई न कोई renal disorder या कोई चीज़ आपको underlying pathology मिल जाती है, तो वो उस उनमें सबसे ज़्यादा जो common है that is renal। ठीक है, उन्होंने कहा कि उसमें 80% जो है वो renal आपको पैथोलॉजी मिलती है 80% केसेस में ऑफ द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो नाउ व्हाट आर द कॉजेज, लिस्ट क्या है कॉजेज की। इडियोपैथिक, एसेंशियल हाइपरटेंशन, वास्कुलर डिसऑर्डर्स, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, रीनल डिजीज, पॉलिसिस्टिक डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक या फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम, collagen vascular disease, systemic sclerosis, SLE, rheumatoid disease, endocrine disease, pheochromocytoma, Conn's disease, Cushing syndrome, diabetes mellitus। अच्छा, इन तकरीबन इनमें से बहुत सारी जो कॉजेज़ हैं उनका एक बहुत अच्छा सा एक टेबल बना हुआ है EBM के अंदर। ठीक है, उसको एक दफ़ा आप लोगों ने देख लें, जो EBM का क्रोनिक हाइपरटेंशन का चैप्टर है उसके अंदर बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन आप वन बाय वन उन्होंने एक एक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें आप क्या सिम्टम्स होंगे, क्या आपने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ठीक है, मेटरनल रिस्क ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन इंक्लूड प्री एक्लेम्शिया, एब्रप्शन। मेटरनल रिस्क क्या है, अगर कोई पहले से क्रोनिक हाइपरटेंशन है किसी को तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, MCQ आता है कि क्रोनिक एब्रप्शन की जो अंडरलाइन कॉज है ज़्यादा प्री एक्लेम्शिया में, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में एब्रप्शन का रिस्क ज़्यादा है या क्रोनिक हाइपरटेंशन में एब्रप्शन का रिस्क ज़्यादा क्रोनिक हाइपरटेंशन में। ठीक है, हार्ट फेलियर, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, प्री एक्लेम्शिया डेवलप्स इन अराउंड 1/3 of women with pre-existing hypertension and is more likely to affect those with the severe hypertension and or renal disease। मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, वही माइल्ड केसेस के अंदर जिसमें लेस देन 150/100 है mm ऑफ मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर उसका, देयर इज़ नो इमीडिएट इंडिकेशन टू ट्रीट। हाउएवर प्रेगनेंसी शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली टू डिटेक्ट changes in blood pressure or features of preeclampsia, usually indicated by new proteinuria as well as fetal growth restriction by the serial ultrasound. Antihypertensive medication taken before pregnancy can often be discontinued in the first half of pregnancy as there is physiological reduction in blood pressure। तो मोस्टली क्या होता है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप क्रोनिक हाइपरटेंसिव हैं तो आप ना लें। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एटिनोलोल शुड बी डिसकंटिन्यूड बिफोर बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द टेट्रोजेनिसिटी एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन फीटल ग्रोथ। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, इनको हम रेड से मार्क करेंगे, एटिनोलोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इनको हमने डिसकंटिन्यू कर देना आपको जैसे ही पता चले कि पेशेंट को प्रेगनेंसी होगी। इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ कंसिस्टेंटली मोर देन 150/100, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन शुड बी ऑफर्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेवियर हाइपरटेंशन। अब ये देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा पर्पज़ क्या है
एंटी हाइपरटेंसिव देने का, हम जो सीवियर हाइपरटेंशन के डेवलप होने का रिस्क है उसको कम कर रहे हैं। और यही एक चिप स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप पेशेंट को जल्दी अर्ली ट्रीट करते हैं तो बेसिकली वो जो पेशेंट जिनको आप अर्ली ट्रीट करते हैं वो उनके अंदर सीवियर हाइपरटेंशन में एंड अप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड द अटेंडेंट risks of the intracerebral hemorrhage. Although treatment does not prevent placental abruption or superimposed preeclampsia, nor does it influence perinatal outcome. Preferred antihypertensive agents include labetalol, nifedipine, and methyl-dopa, centrally acting agent. The aim of antihypertensive medication is to maintain the blood pressure below 160 mm of mercury systolic and 80 to 100 mm of mercury diastolic. ठीक है, the obstetric management of pre-existing hypertension involves close monitoring for the development of superimposed preeclampsia and fetal growth restriction. In women requiring antihypertensive medication, delivery is usually offered around 39 weeks but may need to be earlier if complications have developed. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब वुमेन जिनको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, डिलीवरी आपने कब ऑफर करनी है अराउंड 39 वीक्स बट मे नीड टू बी अर्लियर अगर उससे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। इन्होंने कहा अराउंड 39 वीक्स। और फॉलोइंग डिलीवरी द मैटरनल ब्लड प्रेशर ऑफन डिक्रीजेस, उसके बाद कम हो जाता है बट केयरफुल सर्वेलेंस फिर भी आपने करनी है बिकॉज उसको डेवलप हो सकता है। और स्पेशली कौन सा है, कभी इंक्रीज़ होता है 3rd 4th पोस्टमार्टम डे के ऊपर इंक्रीज़ होता है, इसलिए आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है ब्लड प्रेशर को डिलीवरी के बाद भी। Breastfeeding is encouraged and medication should be changed to those drugs that are considered safe. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया क्या है, रीनल डिजीज़ है, मटर्नल एज मोर देन 40 ईयर्स है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, मटर्नल मल्टीपल गेस्टेशन है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है, ब्लड प्रेशर इक्वल टू मोर देन 160/100 है, अर्ली प्रेगनेंसी में BMI जो है ना वो मोर देन 35 है, प्रीवियस प्रीक्लेम्शिया है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर which are the risk factors for development of superimposed preeclampsia। तो इन conditions में हम basically करते क्या हैं, हमने फिर इसमें देना होता है लोप्रेन। Okay, chronic hypertension is associated with a range of adverse maternal and perinatal outcome and it should be regarded as a high risk pregnancy. Chronic hypertension may present for the first time in pregnancy and it may initially be masked by the profound vasodilatation and decrease in peripheral vascular resistance seen in first trimester of pregnancy. अच्छा, मैं आपको वो टेबल साथ दिखा देती हूँ इसके। Okay, this is about causes of सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मैंने आपसे कहा क्रोनिक हाइपरटेंशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज, मोस्ट कॉमन कॉज इनफैक्ट इज़ एसेंशियल हाइपरटेंशन, दैट इज़ अबाउट 90%। और फिर सेकेंड इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर अंडरलाइन बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनसे हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी या एसेंशियल, प्राइमरी बेसिकली एसेंशियल को ही कह रहे हैं, उसमें एसेंशियल इंक्लूडेड है। उसमें क्या फीचर्स होंगे कि फैमिली हिस्ट्री होगी हाइपरटेंशन की, BMI ज़्यादा हो सकता है, पेशेंट 30 ईयर्स से ज़्यादा 35 ईयर्स से ज़्यादा हो सकती है, उसकी एज, ब्लैक एथनिसिटी, मैटरनल लो बर्थ वेट एंड मैटरनल लो बर्थ वेट, उसका अपना जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी था, अपनी जब बर्थ थी उस वक्त उसका बर्थ वेट कम था। प्री-एक्लैम्शिया, हाइपरटेंशन सेकेंडरी कॉज मस्ट बी एक्सक्लूडेड टू मेक अ डायग्नोसिस। तो अदर कॉजेज़ जो है ना वो आपने रूल आउट करनी है, ये हमने पहले कह दिया कि एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। कंफर्मेशन आपने कैसे करी, 24 आवर एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग आपने करनी है। ठीक है, चलते फिरते आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसमें रीनल कॉजेज़ मैंने आपसे कहा था कि 90% जो है वो उसमें आगे फर्दर 80% में सेकेंडरी जो है वो कॉज रीनल है। तो रीनल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, रीनल में क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या है, फैमिली हिस्ट्री आपको मिलेगी रीनल डिजीज़ की, क्रोनिक क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के, रैश मिलेगा, आर्थराइटिस मिलेगा, माउथ अल्सर होंगे, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट UTI इन चाइल्डहुड और प्राइमरी एन्यूरेसिस। ठीक है, अगर रिकरेंट UTI है चाइल्डहुड में या प्राइमरी एन्यूरेसिस है तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी हो सकती है। इसके अलावा मिक्चुरेशन डिफिकल्टीज़ इंक्लूडिंग इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग है, रीनल कैल्कुलाई है, एपिसोड्स ऑफ हीमेचूरिया है, तो इसमें हम IgA नेफ्रोपैथी होती है बेसिकली। करवाते क्या इन्वेस्टिगेशंस, इसमें हम क्राइटेरिन करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ द रीनल ट्रैक करवाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखेंगे और DMSA क्या है, टेक्नीशियम 99, जिसमें डाई मर्कैप्टोसिक्सिनिक
एसिड है, ठीक है, टू कन्फर्म स्कारिंग if clinically indicated. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ या कॉम्प्लीमेंट C3 एंड C4 कर सकते हैं इफ़ पॉजिटिव द एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन एंटीफॉस्फोलिपिड स्क्रीन, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए। क्या चीज़ हमने की तो फैमिली हिस्ट्री में रीनल डिजीज़ होगी, उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स ऑटोइम्यून डिजीज़ के आपको मिलेंगे, रैश, आर्थराइटिस, माउथ अल्सर्स, और इसके अलावा हिस्ट्री रिकरेंट यूटीआईज की हो सकती है, प्राइमरी एंजियोडेसिस तो रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी है, और आईजीएन नेफ्रोपैथी में क्या है, एपिसोड्स ऑफ हिमेचूरिया हो रहा है उसको, या इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग है, या रीनल कैल्कुलाई है, तो इसका मतलब है कि आईजीएन नेफ्रोपैथी हो सकती है पेशेंट को। क्या किया हमने, दोबारा बताती हूँ कि इन मिक्चुरेशन डिफ़िकल्टीज़ जिसमें इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग है, हिमेचूरिया है, मिक्चुरेशन रीनल कैल्कुलाई है, तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ आईजीएन नेफ्रोपैथी। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, पॉसिबल ऑडिबल रीनल ब्रूई, वो किसमें, रीनल आर्टरी डॉपलर में। रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड और ड्रग रिलेटेड है। हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर लिकरिन, कोकेन या फिर अदर इलिसिट ड्रग्स, एंड हिस्ट्री ऑफ टेकिंग नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स इंक्लूडिंग नॉन प्रेस्क्राइब्ड ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे कि एंसर्स हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें। और रेनिन प्रोड्यूसिंग इनहिबिटर्स जो ट्यूमर्स हैं उनके अंदर प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो जो है ना वो आप करवा सकते हैं। एंडोक्राइन कॉजेज़, ये रीनल कॉजेज़, रीनल में हमने क्या क्या चीज़ देखी, एक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देखी, क्योंकि हम उसमें ब्रूई सुनते हैं, और वैसे भी क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में ज़रूर हम एक दफ़ा ब्रूई सुनते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को रूल आउट करने के लिए। रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, ड्रग्स, या फिर ऊपर से क्रोनिक किडनी डिजीज़। ड्रग्स के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ रूल आउट की, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिकोरिन, कोकेन, इलिसिट ड्रग्स, और अदर जो भी कोई हिस्ट्री है ओवर द काउंटर मेडिकेशन लाइक एंसर्स वगैरह लेने की, या कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स लेने की। सेकंड क्या कॉज है, एंडोक्राइन कॉजेज़ में क्या है, प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म जिसे हम कॉन सिंड्रोम कहते हैं, या अदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस स्टेट्स कहते हैं। इसमें मायल्जिया, वीकनेस या हेडेक के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। हाइपोकलीमिया होगा इसमें भी आप प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो कराएंगे और सीरम पोटेशियम करवाएंगे, और वो आपको इसमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस स्टेट्स इंक्लूडिंग क्रोनिक स्टेरॉयड थेरेपी भी आपको यहाँ पर हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ स्टेरॉयड यूज़, रैपिड वेट गेन होगा इसमें, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, स्किन चेंजेस के साथ पेशेंट आएगी, एक्नी, स्किन थिन हुई हुई होगी, टेलेंजेक्टेजिया होगा उसके अंदर, और इसमें हम क्या करते हैं, 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए हम क्या पूछते हैं, हिस्ट्री ऑफ एपिसोडिक हेडेक, रिमेंबर एपिसोडिक हेडेक, टैकीकार्डिया एंड स्वेटिंग। कभी कभी आपको लगता है कि आपका एकदम दिल घबराता है, आपको पसीने आते हैं, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको सर में दर्द होता है, और फिर ठीक भी हो जाता है उसके बाद, फिर ये एपिसोडिक ये आपके साथ होता है इस तरह से। तो इसमें हम करेंगे क्या, प्लाज्मा मेटानेफ्रिन्स या फिर 24 आवर यूरिन केटेकोलामिन्स करेंगे, ठीक है। और थायराइड या पैराथायराइड डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर पैराथायराइडिज्म आपको मिलेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, पैराथायराइड हार्मोन करेंगे, विटामिन डी और कैल्शियम आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म में कैल्शियम ज़्यादा मिल सकता है आपको, हाइपर कैल्सीमिया होता है। एक्रोमेगेली में क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, एनलार्ज्ड फीट, हैंड, जॉ, टंग, मसल वीकनेस, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 करते हैं हम, इसमें ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट हम करते हैं एक्रोमेगेली को देखने के लिए। और इसके अलावा कार्सिनॉइड ट्यूमर्स आपको मिल सकते हैं जिसमें डायरिया, फ्लशिंग, वीजिंग, वेट लॉस होता है। और इसमें भी 24 आवर यूरिन 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड करते हैं हम। ये थी सारी कॉजेज़ किसकी, एंडोक्राइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 तकरीबन 6 कॉजेज़ हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से हैं, स्लीप एपनिया हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग एंड एपिसोडिक एपनिया एंड हाई BMI, ओवर नाइट ऑक्सीमेट्री हम इसमें करते हैं, और इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जैसे कि सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल ट्यूमर्स, सेरेब्रल इमेजिंग हम करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को देखने के लिए क्वाड्रिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, गुलीन बेरी सिंड्रोम है, और कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा के लिए रेडियल एंड रेडियो फेमरल पल्स देखते हैं, और डिफरेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इन आर्म्स देखते हैं। एकोकार्डियोग्राम करेंगे, इसमें हम CT MR एंजियोग्राफी कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, इसमें रिब नॉचिंग मिल सकती है आपको। तो दिस इज़ अबाउट क्रोनिक हाइपरटेंशन सेकेंडरी कॉजेज़, ठीक है। तो अगर आप ब्रीफली देखें तो इसमें हमने नंबर 1 पे एसेंशियल हाइपरटेंशन को रूल आउट किया,
हमने देखा कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री थी, पेशेंट का बीएमआई ज़्यादा था, उसकी एज ज़्यादा है, उसकी एथनिसिटी ब्लैक एथनिसिटी है, या फिर उसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, बस प्री एक्लेम्पशिया पहले उसका था या अपना उसका वेट कम था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें। और सेकेंडरी कॉजेज़ में हमने रीनल कॉजेज़ को रूल आउट किया, एंडोक्राइन कॉजेज़ को रूल आउट किया, और लास्टली न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ को रूल आउट किया। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल में आपने क्या चीज़ देखी, स्लीप एपनिया देखा, आपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखी, आपने इंट्राक्रेनियल इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखा आपने, और कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा देखा। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा तो इज़ नॉट अ न्यूरोलॉजिकल कॉज, बट दिस इज़ द कॉज। तो ये हम लोग अक्सर जब आप लॉन्ग केस की प्रेपरेशन करेंगे तो आप उसमें कहेंगे कि हाँ जी मैंने दोनों आर्म से ब्लड प्रेशर देखना है, रेडियल डिले देखना है, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया।